गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो टुडे इन नीट पीजी करियर्स आज हम और एक मेजर ब्रांच लेने जा रहे हैं जिसका नाम है रेडियोलॉजी। जी हाँ, रेडियोलॉजी में हंस इसलिए रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारा डिमांड किया था कि रेडियोलॉजी पे कब बोलोगे। जी हाँ, बोलूँगी, मैं अपना टाइम चाहता था। तो दोस्तों, रेडियोलॉजी बहुत ही ग्लैमरस ब्रांच है, बहुत ही डिमांडिंग ब्रांच है। पिछले 30 सालों में अगर इसका रिकॉर्ड देखें तो एक ग्रोथ ही ग्रोथ हुआ है। फर्स्ट रैंक ब्रांच आप इसको बोल सकते हो, अलॉन्ग विथ ऑर्थोपेडिक्स एंड समटाइम्स विथ मेडिसिन एंड डर्मेटोलॉजी दीज डेज। सो इसके लिए आपको रैंकिंग बहुत ही हाई लगेगी। इसमें होता है आपका एमडी का कोर्स या डीएनबी का कोर्स, 3 इयर्स कोर्स। दोस्तों, रेडियोलॉजी को समझने के लिए आपको इसे डिवाइड करना होगा। तो जो है, आप जब एमडी करोगे तो आप मेनली करोगे डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। तो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी होता क्या है कि जो बेसिक होता है यानी एक्सरे होता है, और उसके बाद होता है जो स्कैन होता है। मान लो कि अल्ट्रासाउंड स्कैन्स हो गए, तरह तरह के अल्ट्रासाउंड स्कैन्स आ गए हैं। मान लो 2D हो गया, 3D हो गया, 4D हो गया, स्कैन्स हो गया। उसमें आपका इकोकार्डियोग्राफी भी आ जाता है, डॉपलर स्टडी भी आ सकता है। ये सब कुछ यानी अल्ट्रासाउंड के जो स्कैन्स है वो आते हैं। उसके बाद जो आता है स्कैन, वो आता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन आता है, फिर सीटी स्कैन में भी हायर रैंक आता है। सीटी स्कैन का तो एक होता है साइड कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन्स आते हैं। और फिर होता है एमआरआई स्कैन, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन। फिर लास्ट में जो आता है वो है भाई कि पेट स्कैन, जो कहता है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन। तो है वो जो है वो इट्स अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, लेकिन वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आता है। तो आप जब यानी एमडी रेडियोलॉजी करोगे तो मेनली डायग्नोस्टिक्स करोगे। आपके पास यानी पेशेंट डायरेक्टली भी आता है। इंडिया जैसे कंट्री में मान लो किसी को हुआ कि मुझे शोल्डर पेन है, मुझे ये है, तो भाई मैं डायरेक्टली अपना स्कैन करवा देता हूँ। और इंडिया में ये होता है। नहीं तो जो जनरल है स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, द पेशेंट विल बी रेफर टू यू by some surgeon or physician or some other person who is treating the patient, and they need your help in diagnosis. दोस्तों, रेडियोलॉजी अगर करना है तो आपको ये समझ के चलना होगा कि आपका एनाटॉमी बहुत ही क्लियर होना चाहिए। यानी जब आप एमबीबीएस करें तो आपका एनाटॉमी, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द एनाटॉमी। आप सोचिए, जब आपको सीटी स्कैन आता है, सीटी स्कैन कट्स ले जाता है, आपको हर एक ऑर्गन के रिलेशंस पता होने चाहिए कि भाई किडनी कहाँ है, एओर्टा कहाँ है, इंफिया वेना केवा कहाँ है, गॉल ब्लैडर ये कहाँ है, पेल्विक स्ट्रक्चर्स का क्या है। तो सबका रिलेशन, सबका प्रॉपरली यानी थॉरो एनाटॉमी होनी चाहिए, तब आप एक सक्सेसफुल रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हो। आजकल सिर्फ एक्सरे इंटरप्रिटेशन से नहीं चलने वाला है। तो अब ये लोग बोलेंगे भाई रेडियोलॉजी में है, मुझे कई लोग ने क्वेश्चन पूछा था कि सर मैं अगर रेडियोलॉजिस्ट बनता तो मेरे कैरियर का होगा क्या। तो वैसे ही है, जैसे आप टीचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाओ, प्रोफेसर लेवल पे प्रोग्रेस करोगे, या आप आजकल जो है बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हो गए हैं। सो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में फुल टाइम रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, तो यू विल गेट अ फुल टाइम जॉब रेडियोलॉजिस्ट। उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। यानी इसमें होगा क्या, जब आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में देखते हो तो देर आर रेडियोलॉजिस्ट हु आर ओनली डूइंग सिटी स्कैन इंटरप्रिटेशन, देर आर रेडियोलॉजिस्ट हु आर डूइंग एमआरआई इंटरप्रिटेशन, एंड देर आर रेडियोलॉजिस्ट हु आर डूइंग ओनली सोनोग्राफी। है ना, या तो हो गया कॉम्बिनेशन की एमआरआई सिटी का एक हो गया, और एक हो गया एक्सरे अल्ट्रासाउंड वाला रेडियोलॉजिस्ट हो गया। सो दे विल हैव अ टीम ऑफ रेडियोलॉजिस्ट इन देयर हॉस्पिटल, एंड दे आर वेल पेड कंपेयर टू द अदर। यानी आप हो गए एमडी मेडिसिन हो गए या ऑफ्थेल हो गया या कुछ हो गया, तो उसके कंपेयर में तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। यू कैन हैव योर ओन डायग्नोस्टिक सेंटर ऑल्सो, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी तगड़ा होगा। जैसे आप मान लो एक सीटी स्कैन लोगे तो 2 करोड़ का शायद आ जाए, एमआरआई स्कैन शायद 4 से 5 करोड़ का आएगा। अल्ट्रासाउंड मशीन्स भी अगर आप अच्छी क्वालिटी के लेंगे तो 50-60 लाख के अल्ट्रासाउंड मशीन आते हैं, 25 से नीचे का तो कोई भी नहीं आता। तो ये है कि भाई जो इन्वेस्टमेंट काफ़ी तगड़ा होता है। दूसरा कि कंपटीशन बहुत ही बढ़ गई है। यानी कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के पास अपने ही स्कैन्स हैं, अपने ही हैं, तो वो इन हाउस स्कैनिंग करते हैं। बाहर से भी पेशेंट उनके यहाँ आ सकते, रेफर हो सकते हैं, और बड़े बड़े सेंटर्स खुल चुके हैं। हाँ, एक हो सकता है कि भाई इंडिविजुअल नहीं, तो आप क्या कर सकते हो कि भाई आप जो है ग्रुप प्रैक्टिस कर सकते हो। मान लो 5 या 10 रेडियोलॉजिस्ट मिल के एक बड़ा सेंटर बनाए। और दूसरा जो ट्रेंड चल रहा है वो चेन ऑफ सेंटर्स बना रहे हैं। मान लो आपने ब्रांड बना दी कि भाई एक ब्रांड बना दी फलाना फलाना डायग्नोस्टिक सेंटर, और ब्रांड बना दी। मान लो बॉम्बे जैसा सिटी है, अहमदाबाद जैसा सिटी है, इसमें भी आज सबर्बन एरियाज बहुत डेवलप हो गए। तो मान लो यहाँ अहमदाबाद सेंट्रल में एक सेंटर है, मान लो अहमदाबाद साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट में अलग अलग सेंटर्स है।
यानी यू टारगेट पॉपुलेशन लगा के 15-20 लाख के पॉपुलेशन में एक में ऐसा बड़ा सेंटर बना दो। दूसरा होता है इसके बिकॉज द ब्रांच इज प्योरली ऑन द रेफरल सिस्टम, यू नीड टू हैव अ वेरी गुड नेटवर्क विद ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ कंसल्टेंट्स, यानी हर एक कंसल्टेंट्स को आपको कॉन्फिडेंस में लेना है, उनके साथ नेटवर्किंग बनाए रखना है, आपको सर्विस प्रोवाइड करना है। मान लो किसी पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करना है, आप यानी एम्बुलेंस से पहुंच जाए, या जब पेशेंट आता है, पेशेंट घंटों कई बार वेट करना पड़ता है, तो उनको आप सर्विसेज कैसे देते हो, कितना क्विकली आप स्कैन्स करते हो और कितना क्विकली आप रिपोर्टिंग करते हो। तो उसके लिए आपकी टीम बहुत ही एफिशिएंट होनी चाहिए, आपका ग्रुप बहुत ही एफिशिएंट होना चाहिए और एक पिन पॉइंट डायग्नोसिस होना चाहिए। डायग्नोसिस आपका परफेक्ट हो, आप तो सर्जन्स को, फिजिशियंस को, क्रिटिकल केयर वाले खुश, तो आपके यहाँ वो स्कैन्स भेजते रहेंगे। लेकिन कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, ये आप मान के चलिए। उसके कारण क्या हो रहा है, स्कैन्स के रेट भी कम हो रहे हैं। 1995, 94, 95 में जब था, माय फादर व्हेन ही गॉट अ स्ट्रोक, देयर वाज ओनली 2 सीटी स्कैन्स इन द होल सिटी ऑफ अहमदाबाद। 2 ही सीटी स्कैन थे, सीटी स्कैन मशीन, और आज मैं मानता हूँ एटलीस्ट 500 सीटी स्कैन हो सकते हैं अहमदाबाद में। थोड़ा एग्जाजरेट नहीं कर रहा हूँ, मगर होंगे 100-200 से ज़्यादा तो सीटी स्कैन होंगे ही होंगे अहमदाबाद में, शायद ज़्यादा ही हो। डायग्नोसिस सेंटर्स भी इतने सारे खुल चुके हैं, हर एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के बाद अपना ही सेंटर है, तो कंपटीशन काफ़ी है। तो बेसिकली है कॉर्पोरेट प्रैक्टिस कीजिए, सर्विस कीजिए और जॉब सेटिस्फैक्शन लीजिए, दैट विल बी द वे टू गो। दूसरा, आप इस कैरियर में क्या कर सकते हो कि भाई यू कैन डू सुपर स्पेशलाइजेशन। बहुत ही तगड़ा, बहुत ही डिमांडिंग, बहुत ही ग्लैमरस ब्रांच है जो है इंटरवेंशन रेडियोलॉजी। आप किसी को भी बोलो कि आप क्या कर रहे हो, तो भाई मैं डीएम इन इंटरवेंशन रेडियोलॉजी कर रहा हूँ, या डीआरएनबी यानी डीएनबी इन इंटरवेंशन रेडियोलॉजी कर रहा हूँ, सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है, 3 ईयर्स आफ्टर द एमडी यू आर डूइंग इंटरवेंशन रेडियोलॉजी। जिनको इस ब्रांच में यानी कंपटीशन बहुत है, नीट सुपर स्पेशलिटी में मान लो आपको नहीं मिला, तो आप 1 या 2 साल के कई जगह पर फेलोशिप्स होती है, या फिर सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, क्रैश कोर्स होते हैं, कुछ भी करके आप यानी एक्सपीरियंस गेन कीजिए एंड यू कैन बिकम एन इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। दोस्तों, अहमदाबाद में सिर्फ मान लो, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ही कॉन्शियसली बोल रहा हूँ, 3 से 4, 5 से ज़्यादा तो नहीं है जो एक्चुअली अच्छी प्रैक्टिस करने वाले इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट है। अच्छा, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट करता क्या है भाई? इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट है वो इंटरवेंशन, यानी जैसे आप कहते हैं इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, तो वो क्या करता है, आपके वास्कुलर सिस्टम से खेलता है, आपके ऑर्गन से खेलता है, यानी इंटरवेंशन, यानी अंदर नीडल डालते हैं, पिन डालते हैं, यानी ये सब करते हैं। तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट का रोल क्या है? एक तो डायग्नोस्टिक होता है, कई जगह एंजियोग्राफी करते हैं। मान लो आपको कहीं पर एन्यूरिज्म हुआ, मान लो ब्रेन स्ट्रोक हुआ, एन्यूरिज्म है आपके ब्रेन में, तो मान लो सर्जरी के अलावा एक ऑप्शन होता है इंटरवेंशन रेडियोलॉजी। इंटरवेंशन रेडियोलॉजी वहाँ कैथेटर डाल के वो देखते हैं, वो एन्यूरिज्म को लोकेट करते हैं वहाँ पर डाई डाल के, और वहाँ पर उसको जो एन्यूरिज्म है उसको ब्लॉक कर देते हैं, उसके फीडिंग वेसल को। वो एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं, या फिर वहाँ स्प्रिंग या कॉइल डाल के उसकी ब्लड सप्लाई बंद करके एन्यूरिज्म को कोलैप्स कर सकते हैं। दूसरे इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जहाँ पर आपको मान लो आर्टीरियल यानी आर्टीरियल डिजीज रहा, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीजेस रहे, मान लो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज ऑफ लेग्स और एनीवेयर, then the carotid and all, so they put the catheter, they do balloon angioplasty, they will do angioplasty and even they will put stents, यानी वास्कुलर डिजीजेस को ट्रीट करते। कहीं मान लो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गया, उसका स्टेंटिंग किया, कॉमन इलियाक हो गया, फीमोरल हो गया, कहीं पर भी हो गया, तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट करता है। ये काम वास्कुलर सर्जन भी करता है, ये आप जान लीजिए, यानी जो वास्कुलर स्टेंटिंग की बात कर रहा हूँ वो वास्कुलर सर्जन भी करता है। हालांकि जो एन्यूरिज्म जो है वो वाला जो है एम्बोलाइजेशन, वो सिर्फ इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट ही करता है। आजकल नया है इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट है ना, वो क्या करते हैं खुद यानी बायोप्सी लेते हैं, टेकिंग बायोप्सीज फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस, डीप केसेस, बॉडी कैविटी के जो स्पेस है वहाँ से बायोप्सी अगर आप लोग लेनी है। आप देख रहे हो स्कैन में एक मास देख रहे हो, एक छोटा सा ट्यूमर देख रहे हो, नेक में कहीं डीप बैठा हुआ एक लिम्फ नोड देख रहे हो, और आपको वो श्योर नहीं है कि भाई ये जो है वो लिम्फ नोड कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, वहाँ जाके वहाँ नीडल डाल के उसकी एफएनएसी या ट्रू कट बायोप्सी लेनी है। तो जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट है वो एग्जैक्टली स्कैन का 3 डायमेंशन वो करके, या तो वो सीटी गाइडेड या फिर अल्ट्रासाउंड गाइडेड, वो वहाँ नीडल डाल के उसकी बायोप्सी लेके आपको देता है। तो आधे से ज़्यादा इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट मान लो दिन में 5-10 प्रोसीजर्स तो सिर्फ यानी बायोप्सी लेने में ही लगे रहते
है। दूसरा जो लेटेस्ट आया है दोस्तों, लेटेस्ट आया है, जो कुछ कुछ बिनाइन ट्यूमर है, मान लो थायराइड का एक कोई बिनाइन ट्यूमर हो गया या ब्रेस्ट का बिनाइन ट्यूमर हो गया, फाइब्रो एडिनोमा, तो ये ट्यूमर अब्लेशन भी करने लग गए हैं। यानी क्या होता है कि ट्यूमर अब्लेशन कई तरह से होता है। ट्यूमर अब्लेशन हो गया, आप वहाँ नीडल डालोगे, नीडल विल बी कनेक्टेड टू मान लो रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स या फिर लेजर सोर्स या फिर अल्ट्रासाउंड सोर्स या फिर इलेक्ट्रोकॉटरी टाइप थिंग। यानी आप क्या करो, ट्यूमर को जला रहे हो, ट्यूमर को जैसे क्रायो कर रहे हो, तो फिर क्रायो यानी फ्रीज ही इतना कर दे रहे हो कि उसका ब्लड सप्लाई मर जाए। रेडियो फ्रीक्वेंसी से आप उसको ब्लड सप्लाई अपडेट कर रहे हो, लेजर से आप उसको जला रहे हो। तो ये ट्यूमर्स जो है, यानी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट भी आजकल इसकी ट्रीटमेंट, अब्लेटिव ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये काफ़ी ग्लैमरस लगता है। क्यों? क्योंकि मान लो मुझे एक सिंपल सा ब्रेस्ट ट्यूमर है, उसकी बायोप्सी ले चुके हैं और वो सिर्फ है फाइब्रोएडिनोमा, तो मैं क्यों यहाँ सर्जरी कराऊंगा? पेशेंट को सर्जरी का काफ़ी खौफ होता है, सर्जरी है, एनेस्थीसिया है, सब कुछ लगता है, तो मैं भाई रेडियो फ्रीक्वेंसी या फिर रेडियो अब्लेशन, अल्ट्रासाउंड अब्लेशन, लेज़र से ही मेरा ट्यूमर क्यों ना निकाल दूँ, थायराइड का ट्यूमर मैं उसी से क्यों ना निकाल दूँ। वो छोटे छोटे चिप्स करके अंदर डाल के, चिप्स करके लाइव अल्ट्रासाउंड या लाइव मशीन में देख के वो एब्लेट कर देते हैं। ये बहुत ही बड़ा जो है डेवलप हुआ है। मैं पर्सनली जानता हूँ 3 इंटरवेंशन रेडियोस को यहाँ पर, जिनकी ये तगड़ी प्रैक्टिस चल रही है। इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कैसे करता है? अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में सेंटर खोलता है, उसके यहाँ सब, तो चलो क्या होता है या तो पहले क्या होता था, इन लोग सिटी स्कैन सेंटर में जाके वहाँ पर प्रोसीजर या बायोप्सी करते थे, या फिर अपने स्कैन में छोटा मान लो अल्ट्रासाउंड वगैरह होता था। लेकिन आजकल इन लोग कैथ लैब भी बना रहे हैं। जी हाँ, जैसे मैंने कहा, इंटरवेंशनल एंजियोग्राफी करेगा, एंजियोप्लास्टी करेगा, ट्यूमर एब्लेशन करेगा या फिर एन्यूरिज्म ब्लॉक करेगा, तो इसको तो जो है कैथ लैब ही चाहिए। उसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी है लेकिन रिटर्न्स भी काफ़ी है, क्योंकि अभी लोग कम है, डेवलपिंग ब्रांच है। लोगों की साइकोलॉजी ये है कि मैं हो सके तो मैं सर्जरी अवॉइड करूँ। मान लो एन्यूरिज्म में आप ब्रेन खोलोगे, सर्जरी करोगे, तो फिर उसमें उसमें ब्लीडिंग का चांस है। देखा 50% मोर्टालिटी किसी ने समझा है। भाई मैं अपना जो है अपना सर, यानी मैं क्रेनियोटोमी करने से अच्छा है मैं पहले इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के पास चला के विदाउट सर्जरी यहाँ से एक नीडल डाला, कैथेटर डाला, मेरा हो गया मामला ख़त्म, मामला सेट। तो इनकी कैथ लैब बना रहे हैं। दो को मैं पर्सनली जानता हूँ, इनकी अपनी कैथ लैब है। यानी एक कैथ लैब बना लेके दोस्तों, कैथ लैब का जो सिस्टम आता है, मान लो जैसे फिलिप्स का सिस्टम हो गया, जी का सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो गया, सिस्टम आता है 5 से 6 करोड़ का। तो ये तो सिस्टम ही सिर्फ 6 करोड़ का है। फिर आपको स्पेस लगेगा, आपका ऑफिस स्पेस, हॉस्पिटल स्पेस, वेटिंग एरिया, ओपीडी एंड ऑल, मान लो 5,000 10,000 स्क्वायर फुट का अगर आपने स्पेस लिया हुआ है तो उसका भी लगेगा मान लो 5 6 10 7 8 करोड़। तो 15 से 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 10 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो कहीं नहीं गया, लेकिन इन लोगों को रिटर्न्स काफ़ी मिल रहा है। तो बहुत ही ग्लैमरस ब्रांच है। इंटरवेंशन रेडियोलॉजी इज द थिंग टू गो। यानी रेडियोलॉजी कर रहे हो तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी करना है। दूसरी एक ब्रांच जो मिस हो रही है, यानी यहाँ पर लास्ट में मेंशन करेंगे, वो है न्यूक्लियर मेडिसिन। न्यूक्लियर मेडिसिन में न्यूक्लियर स्कैन्स होते हैं, तो कई रेडियोलॉजिस्ट है वो सिर्फ न्यूक्लियर मेडिसिन में एक्सपर्टाइज करते हैं। पेट स्कैन जो आपके का पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी है जो होता है, उसमें रेडियो एक्टिवली रेडियो लेबल्ड यानी ग्लूकोज आप डालते हैं, तो दैट इज पर्टिकुलरली फॉर डायग्नोजिंग कैंसर ट्यूमर्स ऑल अराउंड द बॉडी। तो क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव मासेज एंड ट्यूमर से उसमें पकड़े जाते हैं, तो वो भी बहुत स्पेशलाइज्ड है। स्कैन्स के रेट भी अच्छे मिलते हैं, लेकिन स्कैनिंग मशीन के लिए आपको रेडियोलॉजिस्ट चाहिए या रेडियो एक्टिव मटीरियल चाहिए, और उसके लिए आपको परमिशन चाहिए। तो प्राइवेट में अपना खुद का, यानी खुद का पेट स्कैन होना बहुत डिफिकल्ट है। तो पेट स्कैन विल बी फॉर द इंस्टीट्यूशन, न्यूक्लियर स्कैन विल बी फॉर द इंस्टीट्यूशन, क्योंकि आपको रेडियो एक्टिव डाई लाना है, उसके पर्टिकुलर यानी आपका परमिशन होता है। लेकिन बाकी सब चीज़ें आप एज ए रेडियोलॉजिस्ट अपना सेंटर बनाओ, अपना कैथ लैब बनाओ, आप इंटरवेंशनल बनाओ, आप बहुत ही कुछ कर सकते हो। तो ये हुआ भाई रेडियोलॉजी। कितना सारा बोल गया मैं और कितना सारा कर रहे हैं ये लोग, काफ़ी तगड़ी प्रैक्टिस। हाल में तो काफ़ी सारा इनका दबदबा चल रहा है। मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर कि भाई आगे जाके इनका क्या होगा, मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई जब आ रहा है, तो एआई में क्या होने वाला है, एआई में का रेडियोलॉजी पर असर होने वाला है। तो मैं ना नहीं बोलूँगा। क्या है ना कि भाई आपको स्कैन है, स्कैन तो मशीन ने कर लिया, आपने देख लिया, आप स्कैन को इंटरप्रेट करना है।
तो क्या एआई इंटरप्रेट कर सकता है? जी हाँ, एआई इंटरप्रेट कर सकता है। एआई आपको मान लो है तो इसमें होने क्या वाला है कि एआई के इतने सारे मॉड्यूल्स इतना जब आ जाएगा, अभी नहीं मगर मान लो 5 साल 7 साल के बाद ऐसा हो सकता है कि मान लो जिस हॉस्पिटल में, जिस कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आप 10 लोग यानी रेडियोलॉजिस्ट उन्होंने लगाए हुए थे, उसमें से मान लो सिर्फ 2 या 3 रेडियोलॉजिस्ट लगाए गए तो चलेगा। एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉय आप डिक्रीज हो सकते हो। क्यों? क्योंकि जो 10 रेडियो मान लो उनके पास 100 स्कैन्स आ रहे हैं रोज के बड़ी हॉस्पिटल में, तो उनको देखने के लिए जितना टाइम लग रहा है तो एआई तो इनको आधे घंटे में इंटरप्रेट करके देना देगा। फिर इनको तो क्या करना है, सिर्फ कोरोबरेट करना है। एआई ने कुछ कुछ रूल आउट कर दिया, मेरे को सिर्फ मेन मेन फोकस जहाँ एरिया है वहाँ देख के अपना ह्यूमन इंटरप्रिटेशन दे के मेरे को सिर्फ साइन करना है। यह रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि आप डॉक्टर हो और डॉक्टर का साइन डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर सकते, डॉक्टर को तो साइन करना है, तो साइन तो रिपोर्ट डॉक्टर ही करेगा। लेकिन 10 डॉक्टर के बजाय 2 या 3 डॉक्टर से भी काम चल सकता है। लेकिन दूसरा है कि भाई इंटरवेंशन जब करोगे तो इंटरवेंशन जो है वो जो है एआई कैसे करेगा? आपको गाइडेंस दे सकता है, प्रोटोकॉल दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, मगर नीडल तो आपको डालनी ही है, कैथेटर तो आपको ही चढ़ाना है, अब्लेशन की सुई तो आपको ही डालनी है। तो एआई जो है मैनुअल वर्क है, जहाँ अपना जो मैनुअल फिजिकल स्किल्स का काम आता है, तब एआई रिप्लेस नहीं करेगा। यानी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में एआई विल अफेक्ट, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी स्टिल इज द पर टू गो, लेकिन उसमें सीट्स कम होगी, कंपटीशन आगे जाके बढ़ेगा। फिलहाल तो बहुत ही रोबस्ट है। So those who are selected, those who got a good rank and they're selected to go for interventional radiology, मैं all the best for them। and टाइप ए सिटी में भी आजकल इनका दबदबा है, तो मैदान काफ़ी खुला है। टाइप बी टाइप सी सिटी तो अभी काफ़ी बाकी है, तो 5-10 साल तक तो ये चलता रहेगा। अभी जैसे अहमदाबाद जैसे सिटी में भी आप खुल के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू सिलेक्ट रेडियोलॉजी एज अ कैरियर। If you like my video and content, then you please like, share and subscribe my friends, because I am seeing in the comments that people are saying that this is the first time we are getting such a detailed outlook। MBBS students उनको पता नहीं चल रहा है क्या है, माँ बाप डॉक्टर नहीं है, पता नहीं है मेडिकल फील्ड में क्या है, मैं अकेला फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूँ, इस तरह के प्रश्न मुझे आ रहे हैं। तो आपके लिए ये है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप और लोगों को हेल्प कीजिए, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, आप स्प्रेड कीजिए इसे और हेल्प कीजिए चैनल को ग्रो करने के लिए। एंड और कोई भी सवाल है, नेक्स्ट सेशन आई पुट Q&A, जो मेन क्वेश्चन एंड आंसर मुझे आए हुए हैं, मैं उसके लिए एक सेपरेट से शॉर्ट्स के वीडियोस बनाने वाला हूँ। ये डिसीजन मैंने लिया हुआ है। सो फॉर टुडे दिस इज टू मच। नेक्स्ट वील कम अप विथ सम अदर वीडियो, probably shorts on particular questions that people have asked. Thank you all. Comparing two branches. Thank you very much. Good night. Have a good day.